करें? हाँ, यस बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब उसके आगे लिखना शुरू करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन in the books of consignor, accounting treatment of the transaction in the books of consignor। बेटे कंसाइनर कौन होता है? गुड्स का ओनर होता है क्या? तो प्रॉफिट और लॉस किसका होगा? अगर प्रॉफिट और लॉस कंसाइनर का है तो कंसाइनमेंट पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम्स हैं उन सभी के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग किसको करनी होगी? ठीक है, इसमें लिखो बीइंग, लिखना शुरू कीजिए। बीइंग, BEING, बीइंग ओनर ऑफ द गुड्स, बीइंग ओनर ऑफ द गुड्स, consignor has to keep all the records, has to keep all the records of the transactions related to consignment, related to consignment, full stop। To calculate profit, to calculate profit, consignment account is opened, consignment account is opened the nature of such account is the nature of such account is nominal account, the nature of such account is nominal account, full stop। लिख लिया बेटे? Following journal entries are passed, following journal entries are passed in the books of consignor, following journal entries are passed in the books of consignor। सबसे पहले लिखें बेटे नंबर 1, फॉर गुड्स sent on consignment, for goods sent on consignment। एंट्री लिखिए बेटे, consignment account debit, consignment account debit to goods sent on consignment account। फर्स्ट एंट्री क्या लिखी आपने? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख लिया बेटा। नंबर सेकेंड लिखिए, फॉर द एक्सपेंसेस पेड बाय consignor, for the expenses paid by consignor। एंट्री लिखिए, consignor account debit, consignor account debit to cash। मैंने वो कंसाइनर बुलवाया क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट लिखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंसाइनर की जगह क्या लिख लीजिए बेटे? कंसाइनमेंट। दोबारा एंट्री बोलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड लिखो,
फॉर द expenses paid by consignee, for the expenses paid by consignee. लिख लिया, एंट्री लिखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बेटा इस एंट्री के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए बोथ रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, बोथ रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। याद है मैं आपको कल सिखाया था कि कंसाइनी दो खर्चे करता है, गुड्स को गोडाउन तक ले जाने के लिए और गोडाउन में गुड्स को मेंटेन करने के लिए। तो जो गुड्स को गोडाउन तक ले जाने के एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं नॉन रेकरिंग, और उसके बाद में कोई खर्चे होते हैं उसे क्या नाम देते हैं, रेकरिंग। तो कंसाइनी खर्चे कर रहा है, किसके बिहाफ पर कर रहा है, तो कंसाइनर को उन सभी एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी होगी और उसे ये पैसा उसे फ्यूचर में किसको देना होगा, तो चाहे रेकरिंग और चाहे नॉन रेकरिंग, एंट्री तो एक ही होगी, बस दोनों में डिस्टिंक्शन का काम कब होगा, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, फॉर द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, फॉर द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, फॉर द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। लिख लिया, ये लिखो इसमें कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लिख लिया, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, फॉर कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, फॉर कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, फॉर कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। एंट्री लिखिए बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। लिख लिया यहां तक। नंबर नेक्स्ट लिखें बेटा, कौन सा नंबर आ गया, 6, फॉर बैड डेट्स, फॉर बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करता है, इट डिपेंड्स। आपने डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो कंसाइन ही बियर करेगा, आपने नहीं दिया तो कौन बियर करेगा। ओके, तो बैड डेट्स की एंट्री कंसाइनर की बुक में होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि डीसीसी अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है। तो आपने जो लिखा है फॉर बैड डेट्स, इसमें पहले स्मॉल ए डाल के लिखें, इफ डीसीसी, शॉर्ट में बोल दिया मैंने डेल क्रेडिट कमीशन को, इफ डीसीसी इज अलाउड टू कंसाइनी, इफ डीसीसी इज अलाउड टू कंसाइनी। बताओ बेटा, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या दे दिया है, डीसीसी, तो क्या उसे बैड डेट्स का लॉस खुद उठाना पड़ेगा, कौन उठाएगा, तो जो नुकसान किसका है, उसकी एंट्री कंसाइनर की बुक में होगी क्या, लिख दो इसमें, नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री विल बी पास्ड। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखे, पॉइंट नंबर बी, इफ डीसीसी इज नॉट अलाउड, इफ डीसीसी इज नॉट अलाउड, तो बेटा ये नुकसान कौन बियर करेगा, कंसाइनर की बुक में एंट्री लिखिए,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इन सभी एंट्री का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया। कितने नंबर एंट्री हो गई, लिखिए पॉइंट नंबर 7, फॉर सेटलमेंट विद कंसाइनी, फॉर सेटलमेंट विद कंसाइनी। बेटा सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आपस में जितने भी हिसाब किताब उनको सेटल कर लिया जाए। अगर कंसाइनी अपने को बदले में पैसा दे रहा है तो उसे अपन लोग फाइनल सेटलमेंट का नाम लेंगे। एंट्री लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीआर, बीआर मतलब बिल रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है बेटा। अब लिखो नेक्स्ट, कौन सा नंबर आ गया, 8 नंबर, फॉर एबनॉर्मल लॉस, फॉर एबनॉर्मल लॉस। पढ़ाया था आपको मैंने एबनॉर्मल लॉस। लिखो इसमें एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बेटे। नंबर कौन सा हुआ अब, 9, नंबर 9th एंट्री लिखिए, फॉर अनसोल्ड स्टॉक, फॉर अनसोल्ड स्टॉक। एंट्री लिखो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लिख लिया बेटे। नेक्स्ट एंट्री लिखिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, in case of profit on consignment। बेटा कंसाइनमेंट पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। एंट्री लिखो इन केस ऑफ प्रॉफिट की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट, consignment account debit to P&L account। number next, in case of loss, लॉस के केस में जो एंट्री आपने ऊपर लिखी है वो रिवर्स हो जाएगी बेटा। एंट्री लिखो P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके बेटे। लास्ट एंट्री और लिख लीजिए, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ गुड्स sent on consignment account to trading account, to trading account। हेडिंग लिख ली बेटे आपने। एंट्री लिखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिख लिया सभी ने यहां तक।
बेटे ये है जर्नल एंट्री जो कि कंसाइनर के बुक्स में मोस्टली पास होती हैं। आप लोग 12th क्लास में असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन सीखे थे बेटा। तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो आप एंट्री पास करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम लोग एक एंट्री ये भी तो कर सकते थे असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्रेडिट किया जाता और फिर उसके क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाता, तो एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता। मैंने विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, डायरेक्ट एंट्री पास कर दी असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों ओपन किया गया था, क्योंकि बहुत सारी एसेट्स थी, बहुत सारी लायबिलिटी थी। बार बार अगर एसेट लायबिलिटी के बढ़ने घटने पर पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट करने जाऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए एक सिंगल अकाउंट ओपन कर लिया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नेचर क्या था, नॉमिनल। अगर एसेट के बढ़ने से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो रिलेशन के क्रेडिट में, लायबिलिटी के घटने से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, अदरवाइज कहाँ आ जाएगा, लॉस बन के डेबिट में। ओवरऑल नतीजा क्या निकल जाएगा, इधर प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटेंसी का सबसे बढ़िया और बहुत ही अच्छा रूल ये है कि जब भी आप किसी भी एक्टिविटी पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक अकाउंट ओपन कर लें। उस अकाउंट के डेबिट में तो क्या डाल दें, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या डाल दीजिए, इनकम। अगर इनकम का टोटल एक्सपेंस के टोटल से क्या है, ज़्यादा, तो क्या होगा, प्रॉफिट, अदरवाइज क्या होगा, लॉस। कंसाइनर क्योंकि गुड्स, भेजे गए गुड्स का क्या है बेटे, मालिक है, वो ओन करता है उन गुड्स को, तो जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो किसका होगा, कंसाइनर का। खुद बताइए, अगर आप कंसाइनर होते तो क्या आप कंसाइनमेंट अकाउंट एक अकाउंट ओपन किए होते या अलग अलग कंसाइनी के अलग अलग अकाउंट ओपन किए हो, अरे ऐसे ही। अगर मैं सभी कंसाइनमेंट एक ही अकाउंट ओपन कर लूंगा तो मैं यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ मुझे कितना लॉस हुआ, क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। इसीलिए कंसाइनर हर एक कंसाइनी के पास भेजे गए माल पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। हर एक कंसाइनी के लिए हर एक कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। बेटे बात समझ में आ गई। ये कौन सा अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट, इज नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का फंडा क्या होता है, उसके डेबिट में क्या डाल दीजिए, क्रेडिट में क्या डाल दीजिए, इनकम का टोटल अगर एक्सपेंस के टोटल से ज़्यादा है प्रॉफिट होगा, अदरवाइज क्या होगा, लॉस। बात समझ में आ गई। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने एंट्रीज पास की है उनमें आपने कंसाइनमेंट को कई जगह डेबिट किया है और कई जगह क्रेडिट किया है। सबसे पहली एंट्री देखिए किस चीज़ की हो रही है, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा मैं जयपुर से मुंबई में माल भेज रहा हूँ, बेंगलोर में माल भेज रहा हूँ, अहमदाबाद में माल भेज रहा हूँ, सूरत में माल भेज रहा हूँ, तो मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट में जितना मैंने माल भेजा है वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी कि नहीं होगी। इसलिए मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करना पड़ा, डेबिट। लेकिन क्या मैंने माल बेचा है क्या, और मैंने माल भेजा है, आई हैव नॉट सोल्ड द गुड्स, एक्चुअली आई हैव सेंट द गुड। तो इस माल भेजे जाने की प्रोसेस को अपन लोग नाम दे दिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। क्या नाम दे दिया, एंट्री बोले क्या हुई है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में भेजे गए गुड्स की कॉस्ट प्राइस बुक हो गई बेटा। नंबर सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। बेटे मैं कंसाइनर हूँ, मैं आपके पास माल भेज रहा हूँ, याद है यहाँ से यहाँ माल जाएगा तो माल भेजने के कुछ खर्चे होंगे कि नहीं होंगे। ये एक्सपेंसेस कौन पे करता है, कंसाइनर। ये किससे भी करवा सकता है, तो एक्सपेंस होगा ना बेटा। अगर कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है तो भी कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट है, कंसाइनी से करवा रहा है तो भी कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अगर कंसाइनर ने खुद ने किया तो टू कैश। बात समझ में आ गई। और किससे करवाया, तो देखो ठीक नीचे एंट्री लिख रखी है आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। मेरी तो देख के बोलो, एक्सपेंस हुआ कंसाइनमेंट पे, अगर कंसाइनर ने खुद ने किया तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी से करवाया। माल को गोडाउन तक पहुंचवाने के लिए किया हो और माल गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद उसे मेंटेन करवाने के लिए किया हो, सारे एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट के लिए किए गए हैं। किए किसने हैं, कंसाइनी ने। तो फ्यूचर में कंसाइनी किससे पैसा मांगेगा, तो कंसाइनर प्रेजेंट में कंसाइनी नाम के पर्सन को अपना क्रेडिटर बना लेगा। बेटे आ गई बात समझ। नंबर नेक्स्ट देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है,
हम कौन है इस क्वेश्चन में, हमारा गुड्स बेच कौन रहा है, तो फ्यूचर में हमें उससे पैसा मांगने का राइट है ना बेटा, जिससे हम पैसे मांगेंगे, क्यों हम उसे डेटर बनाएंगे बेटा। एंट्री देखिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, ये मेरी इनकम हुई ना बेटे, अब तक मैं एक्सपेंसेस को क्या कर रहा था, कॉस्ट को डेबिट कर रहा था, अब मेरी क्या हो गई, तो मैं कंसाइनमेंट को क्या करूंगा, क्रेडिट। एंट्री बनाओ, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कंसाइनी ने मेरा माल नकद में बेचा है कि उधार में, मुझे तो ये नकद का और जो उधार का पैसा लेना किससे होगा। बात समझ में, एक बार दोबारा बोलिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके बेटा, कंसाइनी हमारे लिए जो माल बेचने का काम कर रहा है वो फोकट में करेगा क्या, क्या चार्ज करेगा हम, तो हम उसे क्या पे करेंगे, कमीशन, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया बेटा। एंट्री देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, हम ये पैसे भी किसको देंगे, देखो एक्सपेंस की भी एंट्री यही है और कमीशन की भी एंट्री। ध्यान रखना, जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो जो कमीशन होगा और जो एक्सपेंस होगा उसे कंसाइनमेंट के डेबिट में ही लिखूंगा, बार बार टू कंसाइनी करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनी, एक्सपेंस में भी यही आ जाएगा और कमीशन में भी यही आ जाएगा। बात सामने आ गई बेटा। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, फॉर बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स हो गया, कंसाइनी बता दिया कि थोड़ा क्या हो गया, बैड डेट्स। कंसाइनर रिकॉर्ड करे या नहीं करे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसे डीसीसी देना पड़ा था या फिर नहीं देना पड़ा। मैं कहूँ उसने क्या दे दिया, तो ये बैड डेट्स का लॉस किसका है, क्या हमारा है बेटा, तो जो लॉस हमारा ही नहीं है, हमारी बुक्स में उस लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होगी। एम आई क्लियर। अगर हमने उसे क्या नहीं दिया तो हम उस लॉस को अपना लॉस मानेंगे ना। देखो एंट्री मैंने क्या लिखवाई है, ये एंट्री तुमको नहीं समझ में आई कि आपने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कैसे कर दिया। लॉजिक देखो, हम लोग क्या बन के बात करते हैं, पहले कंसाइनर। कंसाइनी रिपोर्ट करता है कि उसने हमारे लिए 10 लाख रुपए का माल बेच दिया, तो हमारी बुक में एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट होगा बेटा। अच्छा पहले बताइए, हम 10 लाख रुपए से कंसाइनी को डेटर क्यों बनाए, क्योंकि हम उससे इतना पैसा लेंगे। क्या ये कंसाइनमेंट हमारी इनकम को शो कर रहा है बेटा, क्योंकि हमारी सेल्स हो गई। अरे हम सेल किए होते तो कैश बैंक डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा होता, हमारा माल बिका किससे, तो हम पैसा किससे लेंगे, हमारी इनकम है, इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऑल क्लियर बेटे। नाउ कंसाइनी रिपोर्ट करता है कि इस 10 लाख में से 50,000 रुपये का क्या हो गया जी, बैड डेट्स हो गया। मैंने कहा ठीक है, हो गया बैड डेट्स। घर आकर मैंने अपने वो एग्रीमेंट चेक किया, मैंने देखा इस कंसाइनी को तो मैंने क्या दिया हुआ है, डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है। मैंने कहा जी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी कितने मांगता था, पहले भी मेरी इनकम कितनी थी, क्या मुझे कोई फर्दर एंट्री करने की ज़रूरत पड़ेगी, नो। लेकिन मैं एग्रीमेंट जाके देखा, उसमें मैंने लिख रखा है कि मैं तुम्हें केवल ऑर्डिनरी कमीशन दूंगा और ओवर राइडिंग कमीशन दूंगा, यानी मैंने इसे क्या नहीं दिया हुआ। दिमाग लगाइए, मैं कंसाइनी से नेट में कितने ही पैसे लूँगा, 9,50,000। कंसाइनी मुझे 10 लाख में से 50,000 कट करके देगा ना बेटे, तो वो 50,000 जहाँ 10 लाख मुझे मिलने चाहिए थे वहाँ मुझे कितने मिलेंगे, तो 50 का नुकसान मेरे को हुआ कि नहीं हुआ। अब आप एंट्री देखो, मैंने एंट्री क्या की हुई है, रिवर्स एंट्री कर रखी है। देखो देखो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री कर रखी है, क्या पर्पस बताइए क्यों। मैं अपनी इनकम कितनी मान के चल रहा था, जबकि 50,000 डूब जाने से मेरी नेट में इनकम 950 की हुई कि नहीं हुई, तो मुझे इनकम अकाउंट को जो मैंने क्रेडिट कर रखा है उसे क्या कर देना चाहिए, डेबिट। तो एंट्री क्या हुई इधर, डेबिट में क्या आया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आ गया बेटे, 50,000। अच्छा कंसाइनी को मैंने डेटर कितने से बना रखा है, लेकिन वो मुझे देगा ही कितने, तो या तो मुझे 9,50,000 ना कट करके लिख देना चाहिए। और क्या अकाउंटेंसी में कभी ओवर राइटिंग चलती है क्या, वहाँ तो अगर कोई एरर है तो उसका रेक्टिफिकेशन चलता है, और अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं है ये तो ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मुझे कंसाइनी देना कितने वाला होगा, 9,50,000, लेकिन डेबिट कितना किया मैंने उसे, तो क्यों ना मैं उसे 50,000 से क्रेडिट कर दूं बेटा। अब इस एंट्री का नेट नतीजा देखिए ना,
9,50,000 आया कि नहीं आया? आपके मन में डेफिनेटली डाउट ये था कि इस एंट्री में बैड डेट्स क्यों नहीं आया सर? आपको लॉजिक समझ में आ गया बेटे? जब मैंने डेटर्स को ही रिकॉर्ड नहीं किया तो बैड डेट्स मेरी बुक्स में कैसे आएगा? आपकी बुक में डेटर ही नहीं है, आपकी बैलेंस शीट में डेटर ही नहीं है, बताओ बैड डेट्स आएगा क्या? पक्का? आपकी बुक्स में कहीं पर भी डेटर अकाउंट डेबिट दिखाई दे रहा है तो फिर आप बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कैसे कर सकते हो? आई क्या बात समझ? लेकिन दूसरे तरीके से देखिए, आपने अपना डेटर किसे बना रखा था, फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ क्या हो गया 50,000 का बैड डेट्स, वो मैं तुमसे चार्ज करूँगा। तो जिस डेटर को मैंने 10 लाख से डेबिट कर रखा था उसे मैंने 50,000 से क्रेडिट कर दिया कि नहीं कर दिया? बैड डेट्स का अकाउंट कंसाइनर की बुक में डेबिट नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी बुक्स में डेटर अकाउंट डेबिट नहीं किया हुआ। बेटे बात समझ में आ गई क्या? ऑल क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर सेटलमेंट विथ, हम कंसाइनी को डेबिट किए होंगे, हम कंसाइनी को क्रेडिट किए होंगे, नेट में क्या निकाल लेंगे उसका अमाउंट। अगर हमें उसे पैसा देना होगा तो हम पे कर देंगे, लेकिन क्या हम पैसे देंगे कंसाइनी को? कंसाइनी से तो हमें पैसा लेना होता है ना बेटे, इसलिए अगर नकद आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उसने हमारा लिखा हुआ बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एम आई क्लियर बेटे? आगे देखो आगे क्या लिखा है। अच्छा एक बार एंट्री बोलो एबनॉर्मल लॉस की। अब या तो आपको समझ में आ गया या फिर आपके मन में डाउट है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा लॉसेस क्या होते हैं? तो आपने एबनॉर्मल लॉस को तो क्या कर दिया डेबिट, मन में डाउट कहाँ है कि सर आपने तो कंसाइनमेंट को कौन सा अकाउंट बताया था, तो नॉमिनल था, तो आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि नहीं होगा? तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है फिलहाल, तो आप इस एंट्री को 2 बार मेरे को बोल के बताएंगे और ये मान लेंगे कि जैसा सर ने कहा वैसा ही होता है फिलहाल। फिर जब मैं आपको खुद का मेरे एक एग्जाम्पल बना के दूंगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, तब एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट क्यों किया जा रहा है। और उसके ठीक नीचे देखो अनसोल्ड स्टॉक की भी एंट्री क्या हो रही है, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्या अनसोल्ड स्टॉक हमारी इनकम होती है? फिर भी हम कंसाइनमेंट को क्या कर रहे हैं? कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना। तो अभी एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। पहले मुझे एंट्री बताओ मैं इधर देख के, व्हाट इज द एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस, व्हाट इज द एंट्री फॉर अनसोल्ड स्टॉक? बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखिए किसकी एंट्री हो रही है। अगर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट था, इसके क्रेडिट में अगर इनकम का टोटल ज़्यादा है और डेबिट में एक्सपेंसेस का टोटल कम है तो क्या होगा बेटे? प्रॉफिट होगा ना। एंट्री देखिए क्या हुई है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, आ रहा है टू पी एंड एल। अब मैं आपके सामने मेरा क्वेश्चन रेज कर दूं, क्या इस एंट्री को लेकर आपके मन में कोई डाउट है या आपको एंट्री इजी लगी? प्रॉफिट हुआ कंसाइनमेंट पे, अपन ने प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकाला? अरे कंसाइनमेंट से निकाला, और कहाँ डाल दिया? तो एंट्री क्या हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा आपको ये एंट्री में अटपटा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पीएनडल में अगर प्रॉफिट आएगा तो पीएनडल क्या होगा, और लॉस आएगा तो पीएनडल क्या होगा। देखो नीचे वाली एंट्री में क्या हो रखा है, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हो रखा है ना। लेकिन अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के व्यू पॉइंट से पूछूं, मैं कहूं कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो आपने तो एंट्री क्या लिखी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनडल लिखा है, जबकि प्रॉफिट है कंसाइनमेंट पे, तो कंसाइनमेंट क्या होना चाहिए था? मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है ना इसके पीछे भी कि भाई इस कारण से ऐसा हुआ। नीचे देखो लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट में, तो आप एंट्री क्या कर रहे हैं, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो अगर आप पीएनडल के कॉन्सेप्ट से देखते हो तो आपको तुरंत समझ में आता है, और मेरे क्वेश्चन से पूछो, मैंने कहा जी लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट पे तो कंसाइनमेंट डेबिट होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? तो आप मुझे लॉजिक देंगे कि सर दिस इज नॉट दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज ओवरऑल रिजल्ट, जिसे कंसाइनमेंट से निकाल कर कहाँ डाला जा रहा है। तो दिस विल बी द सेम रीजन, जब एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और जब अनसोल्ड स्टॉक का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस कारण से कंसाइनमेंट क्या हुआ, क्रेडिट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस एज वेल एज इन केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मेरे बात समझ में आई? लास्ट एंट्री देखिए क्या लिखी हुई है। इसके लिए लॉजिक अभी नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है आपके मॉड्यूल में, उसमें कंसाइनर की बुक में हमें ट्रेडिंग एंड पीएनडल अकाउंट भी बनाना होगा। तो देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कहाँ पे जाके हो रहा है बेटे,
ट्रेडिंग में एंट्री देखो क्या लिखी है आपने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करेंगे, वहाँ पर कंसाइनर की बुक में अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को कहा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाने को गया, तो अपने आप उस समय समझ आएगा कि हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज क्यों करते हैं। एम आई क्लियर बेटे? देखिए आपको याद हुआ क्या, अब आप बिना देखे बोलने की कोशिश करो। पहली एंट्री किस चीज की थी, माल को भेजने की, एंट्री बोलिए कंस, गुड, कंसाइनर ने माल को भेजने पर खर्चा किया। अब देखो, रुको रुको अटक गए, बिना देखे याद करने की कोशिश करिएगा। एक्सपेंस हो रहा है क्या, इसलिए कंसाइनमेंट क्या होगा, हम कौन है, हम ही तो खर्चा कर रहे हैं, रोकड़ा हम ही तो दे रहे हैं, एंट्री बनाओ। ठीक है बेटा, खर्चा किसने पे किया, चाहे गोडाउन तक लाने में या फिर उस माल को बेचने में, आइदर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, किया किसने, क्या ये एक्सपेंस है, डेबिट क्या होगा, हमने किया है क्या, हमारे लिए किसी ने किया है, एंट्री बोलो। बात समझ में आ गई बेटा? हमारा माल किसने बेचा, हम पैसा किससे लेंगे, क्या ये हमारी इनकम है, कंसाइनी हमारा डेटर है, एंट्री बोलो। बात समझ में आ गई? वो माल फ्री में बेच रहे हैं, हमारे लिए हमारा माल फ्री में नहीं बेच रहा, हमें उसे क्या देना पड़ेगा, क्या कमीशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कंसाइनमेंट में डेबिट होगा, हम ये पैसे किसको देंगे, एंट्री बनाओ। इजी, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, कंसाइनी से नकद में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, हमारा लिखा बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑल क्लियर। देयर इज ए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, लॉस ऑन कंसाइनमेंट, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना, मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लिखिए, इसके नीचे ही लिखो एग्जांपल, सेल्फ मेड एग्जांपल है ये, एग्जांपल अगर आप समझ लेते हो तो फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे मॉड्यूल से। लिखिए बेटा, मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा, आप भी जल्दी लिखिएगा, है ना। मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर सेंट 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स of rupees 100 each to Mr. Y, of 100 each to Mr. Y of Mumbai. He spent, he मतलब कौन, Y, I'm sorry, consignor X. He spent rupees 50,000, 50,000. He spent rupees 50,000 for sending the goods, for sending the goods, full stop. Consignee, consignee यहाँ पे कौन होगा, Y. Consignee took the delivery, consignee took the delivery of the goods and paid carriage, of rupees 20,000. His other expenses were रुपीज़ 30,000। बेटा जैसे ही मैं अदर एक्सपेंसेस का नाम लूँगा, ये गुड्स गोडाउन में आ जाने के बाद के एक्सपेंस होंगे बेटे, ठीक है। हिज अदर एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 30,000। आगे लिखो, कंसाइनी फर्दर रिपोर्टेड दैट, कंसाइनी फर्दर reported that 1,000 units, reported that
1000 units were lost due to fire, and 7,000 units were sold at the rate rupees 150 each, and 7,000 units were sold at the rate 150 each. Full stop. लिख लिया बेटा. You are required to prepare consignment account and consignee's account in the books of X. फुल स्टॉप. बेटा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया आपको मैंने. कंसाइनर X ने कितना यूनिट सेंड किया है? चले लिखिए. इन द बुक्स ऑफ X. सबसे पहला अकाउंट हम कौन सा बनाने वाले हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट. हाँ जी बेटे. सबसे पहले कंसाइनर क्या काम करता है? कंसाइनर सबसे पहले गुड्स सेंड करता है. तो गुड्स सेंड करने की एंट्री बोलिए. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ओके. देखो कितना यूनिट सेंड किया है उसने. 10,000 ऑफ ₹100 ईच. बेटा टोटल जो माल भेजा गया उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए की थी. बना लिया सभी ने फॉर्मेट? बेटा ये तो एग्जाम्पल है ना. खींच लो लाइन. यूं ही साज सज्जा की जरूरत नहीं है फिलहाल. हाँ जी. सबसे पहले एंट्री फिर से बोलो. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. अच्छा कंसाइनर ने खुद ने भी कुछ खर्चे किए हैं क्या? तो देखो 50,000 का खर्चा किया है. एंट्री बोलिए. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना रुपीज? 50,000. एम आई क्लियर बेटा? गुड्स किसके पास पहुंच गई है? कंसाइनी के पास. वाई ने देखो उन गुड्स के ऊपर 2 खर्चे किए. एक तो कैरेज का खर्चा नॉन रेकरिंग, और एक 30,000 का जिसमें स्टोर का रेंट आ गया होगा. स्टोर में पड़े हुए माल की रखवाली करने के लिए वॉचमैन को दी गई सैलरी भी आ गई होगी. इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, सब कुछ आ गए होंगे बेटे. तो 2 एक्सपेंसेस किया कंसाइनी. लेकिन आपको ध्यान हो मैंने कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, एंट्री मैंने एक ही बताई हुई है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. कंसाइनी का नाम क्या है इधर? तो टू वाइज अकाउंट. सुनो बेटा देखो मैं इसके नीचे ही हेडिंग डाल दूंगा कि पहला एक्सपेंस तो उसने किस चीज़ का किया है? कैरेज. कैरेज कितना पे किया उसने? और उसके अदर एक्सपेंसेस जो हुए वो कितने के हो गए? 30,000. अच्छा कमीशन की भी एंट्री देखो मैंने यही लिखवाई है आपको. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी ही लिखवाया. तो मैं इधर की तरफ साथ ही साथ एक बार में क्या लिख दूं बेटे? बस कमीशन की कैलकुलेशन कब कर लूँगा? जब क्वेश्चन में सेल्स की मेरे को प्राइस गिवन होगी और मैं सेल्स की एंट्री जब बुक में करूँगा तो उसी के ऊपर परसेंटेज भी दे दूंगा. हाँ मेरे से एक चूक हो गई. मैंने आपको रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया हुआ इसके अंदर है ना. अज्यूमिंग कि अपन कमीशन कितना परसेंट देंगे? 10%. अज्यूम कर लेते हैं कितना परसेंट देंगे? 10%. चाहो तो लिख लो आखिरी में रेट ऑफ कमीशन इज 10%. लास्ट में लिख लो क्वेश्चन के एंड में. रेट ऑफ कमीशन इज हाउ मच? 10%. अच्छा क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो ये कमीशन ऑर्डिनरी होगा, डेल क्रेडिटर होगा या ओवरराइडिंग होगा. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तो ये टोटल सेल्स पे देंगे. चले
अब क्वेश्चन में देखो, कंसाइनी हमारे को बता रहा है कि आपने हमें कितना यूनिट सेंड किया था, उसमें से 1000 यूनिट क्या हो गई, एबनॉर्मली लॉस्ट। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे बेटा। देखो तुम मुझे बताना, ये लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है या एट द प्लेस ऑफ कंसाइन। लिखो मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट खराब हुआ है, 1000। पर यूनिट की प्राइस कितनी है बेटा, 100 रुपये। क्या खराब हुए गुड्स की प्राइस 1,00,000 रुपए की है, क्या यही नुकसान हुआ? नो। कंसाइनर ने जो भाड़ा वगैरह खर्च किया होगा 50,000, वो भेजी गई कितने यूनिट पर किया होगा, 10,000। प्रपोर्शनेटली 1000 पे निकालने जाएं तो क्या उसकी वैल्यू 5,000 आ रही है बेटा? अच्छा, कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस लूं या केवल कैरेज का? कंसाइनी के प्लेस पर नुकसान हुआ, यानी कंसाइनी को गुड्स रिसीव भी कितनी क्वांटिटी हुई थी, अरे अरे अरे, एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी है। तो 20,000 किससे डिवाइड करें, 10,000, और हम मल्टीप्लाई किससे कर लें, कितना आ गया बेटा, 2,000। क्या आपके एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू 1,07,000 आ गया क्या बेटा? कल भी डिस्कस किया था अपन ने, मैंने आपको 1,000 यूनिट रास्ते में ख़राब होना बताया था, और उसी क्वेश्चन में 1,000 यूनिट अगर कहाँ ख़राब हो जाए तो एट द रास्ते में होता तो नुकसान केवल कितना होता, 1,05,000। अब नुकसान कितना होगा, 1,07,000। व्हाट इज द एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस विदाउट लॉजिक? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, लिख दो, बिना दिमाग लगाए लिख दो इधर, बाय एबनॉर्मल लॉस। बहुत सिंपल सा रीजन है इसका, ये आ गया 1,07,000 रुपये। ओके बेटे, कंसाइनी कितना यूनिट बेच दिया है, एट द रेट रुपीज, यार बेच दिया, अपने लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई, तो इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। हमारा माल किसने बेचा, तो वो बेचे गए माल का पैसा हम किससे लेंगे, कंसाइनी को डेटर बनाएंगे बेटे, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा बाय वाई। ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल्स, कितना यूनिट बेच दिया उसने, 7,000, कितने के हिसाब से बेचा, 150। क्या ये टोटल 10,50,000 का आ गया बेटा? ओके। हमें कंसाइनी को कितना परसेंट कमीशन देना है, 10%। 10,50,000 का 10% बोलो ना, 1,05,000 एक्सपेंस होगा हमारे लिए, तो कंसाइनमेंट क्या होगा, डेबिट। हम किसको देंगे पैसा, तो कंसाइनी हमारा क्या होगा, क्रेडिटर। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यानी कंसाइनमेंट टू वाई। तो बार बार टू वाई टू वाई टू वाई लिखा जाए क्या, नहीं। 10,50,000 का 10% बोलो, 1,05,000। टोटल देखिए क्या 1,55,000 आ गया बेटा। यूनिट कितना सेंड किया था, कितना खराब हो गया, कितना बचा होगा, 9,000। बेच कितना दिया, कितना बचा होगा। क्या अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन किए बगैर सही प्रॉफिट और लॉस आ सकता है क्या? तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले अनसोल्ड। अनसोल्ड स्टॉक की पहले एंट्री बोलो, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा, अनसोल्ड स्टॉक को ना स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी बोल सकते हैं, स्टॉक विद कंसाइनी भी बोल सकते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक भी बोल सकते हैं, जो मर्जी हो बोल सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, बाय अनसोल्ड स्टॉक। कौन सा वर्किंग नोट बनेगा इसका, 2, 2 सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा। देखिए बेटा, जब कभी भी हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो आपको कुछ कॉपी में इस तरीके से लिखना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले अपने आप को ही एक्सप्लेनेशन दो कि इस क्वेश्चन में कंसाइनर ने कंसाइनी को कितना यूनिट भेजा था,
10,000 लेस। बेटा लॉस्ट इन ट्रांजिट है या लॉस एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी? तो कंसाइनी ने जो भाड़ा वगैरह दिया होगा वो डेफिनेटली 10,000 पे ही दिया होगा, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट नहीं है। अगर लॉस इन ट्रांजिट हुआ होता तो कंसाइनी को गुड्स कितना रिसीव हुआ होता? तो वो 9,000 पे एक्सपेंस पे कर रहा होता। कितना बचा उसके पास? 9,000। फर्दर ही इन्फॉर्म्ड हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड, तो 9,000 माइनस 7,000 गया, कितना बचा बेटा? 2,000। ये क्या हो गया जी? हो गया अनसोल्ड स्टॉक। क्या हुआ? सेंट, ये है लॉस्ट, ये है बेटा सोल्ड, ये है अनसोल्ड। ठीक है, अब देखो 2,000 यूनिट, एक यूनिट की कीमत कितने रुपए है? तो 2 लाख रुपए तो प्राइस हो गया बेटा। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया था 50,000, वो कितने यूनिट को भेजने पर किया था? 10,000। प्रोपोर्शनेटली 2,000 पे कितना किया होगा? 10,000 किया होगा। कंसाइनी के सारे एक्सपेंस ले या नॉन रेकरिंग? जो उसने कितने यूनिट पर किए? 10,000। 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4,000। बेटा क्या अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू 2,14,000 आ गया क्या? आपको दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आई? सबसे पहले तो ये बना लो कि भेजा कितना, लॉस कितना हुआ, कंसाइनी के पास पहुंचा कितना, कंसाइनी बेचा कितना, तो अनसोल्ड बचा कितना। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे सॉल्व कर दो। कैसे? अनसोल्ड स्टॉक, हमें अनसोल्ड का मतलब सेल से थोड़ी है। अनसोल्ड मतलब तुम्हारे पास 10 पेन थे, 8 तुमने बेच दिए, तो अनसोल्ड कितने का होगा? 2 का। 100 रुपये में खरीदा था तुमने एक, तो तुम्हारे पास कितने का माल पड़ा है? ठीक है, सबने नोट कर लिया बेटा? अब नहीं किया क्या? करो। अब कर लिया नोट? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये कितना आ गया? 2,14,000। बेटा क्रेडिट का टोटल बताइए फटाफट कितना है? तेरह लाख 1371। अब देखो अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा ना बेटा। प्रॉफिट को कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल कर कहाँ डाल दिया जाएगा? पी एंड एल। पहले एंट्री बोलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। देखो कितना आ रहा है? 13,71,000 में से 10,50,000 और 1,55,000 लेस करके बताओ। 1,66,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज द टोटल ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी बेटे, बात क्लियर हो गई क्या आपको? पॉइंट अभी भी एक बाकी है, और वो बाकी पॉइंट कौन सा है? कि अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट और अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट क्यों हुआ है ना, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? एक बार हम लोग कौन सा अकाउंट बना ले बेटा? कंसाइनी, ताकि उसका अकाउंट फिनिश हो जाए। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसाइनी? वाई। बेटा वाई एक पर्सनल अकाउंट है, जो हमें उससे पैसा मांगना है वो हम वाई के डेबिट में डाल देंगे, और जो हमें पैसा वाई को देना है वो हम उसके क्रेडिट में डाल देंगे। वाई के डेबिट में क्या लिख देंगे हम लोग? 2। बेटा हम वाई से कितने पैसे मांगते हैं? 10,50,000, क्योंकि उसने हमारा माल बेचा है। वाई हमसे पैसा क्यों मांगता है? उसके एक्सपेंसेस और उसका कमीशन, जो कितना था? 1,55,000। बताइए नेट में कितना पैसा बच रहा है? 8,45,000 बच रहा है बेटा। वो मैंने जो एग्जाम्पल लिखवाया उसमें पढ़ो, कहीं पर भी लिखा क्या कि कंसाइनी ने पैसे दे दिए हैं कंसाइनर?
जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो ना कि कंसाइनी ने पैसा दिया है कि नहीं दिया, हम सिंपली बैलेंस सीडी करके कंसाइनी के अकाउंट का काम पूरा कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? इजी है ना कंसाइनी अकाउंट बनाना। एक तरफ माल बेचने की एंट्री आ गई, एक तरफ उसके एक्सपेंस और कमीशन का हिसाब आ गया। हम मांगते हैं 1050, वो मांगता है 1,55,000, तो हम नेट में उसे कितना मांगते हैं? ये बाय बैलेंस ईडी, जब अगले साल हम अकाउंट रीओपन करेंगे तो टू बैलेंस बीडी होके आएगा क्या? बताना है? हाँ, एक सेकेंड, ये सबने नोट कर लिया? ये हो गया नोट? करो। नाइन 5:45 आएगा क्या? आई एम सॉरी, 9:45 ना? ओके, 8 नालायक हो, 8,95,000। अब ठीक है, एकदम पक्का कर लिया सबने नोट किया? अब देख लो आपका वो कंसाइनमेंट अकाउंट जिसमें जो भी पेंडिंग है वो नोट कर दो। कंप्लीट, चलें आगे। चलो जी, मान लो ना यही एंट्री होती है, क्यों फालतू में आपका मेरा टाइम वेस्ट करते हो? मान लो। अरे क्या जाता है, मान लो यार। नहीं मानो? नहीं छोड़ोगे? बताना ही पड़ेगा मुझे। बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है आपने कभी? P&L अकाउंट बनाया है? दिस इज अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नाम चेंज हो गया। ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं कि नहीं आते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स आती है क्या? सेल्स। क्या ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता है? दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ गई? P&L अकाउंट, P&L के डेबिट में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं? और P&L का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यही नेट प्रॉफिट है कि नहीं? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L। पहली बात समझ आई बेटा? ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ा ताकि अब आपको थोड़ी आसानी फील हो कि हाँ यार, ट्रेडिंग में भी तो क्या आता था, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता ही था, तो फिर यहाँ पे भी आना ही चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग मुझसे जानना चाहो, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखे थे, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही तो था। नहीं, ये तो पढ़ाई होगा फाइनल अकाउंट्स। ऐसा नहीं हो सकता बेटे कि आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया हो और कोई चैप्टर हटा दिया और फाइनल अकाउंट्स नहीं हट सकता कोर्स में से। बताओ, पहले तुम बताओ, ये क्वेश्चन आपको वहां पर भी दिमाग में रेज हुआ होगा? नहीं, नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहां पर आपको बोला नहीं गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बोला गया होता तो तुम दिमाग जरूर लगाए होते। एक्चुअल प्रॉफिट, किस बात का प्रॉफिट, ये तो मैंने शो कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं, जीपी का फॉर्मूला, हाँ, RFA माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब थोड़ा सा कम इंग्लिश पे जाएंगे, नॉर्मल साधारण बोलेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही होता है क्या बेटा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, थोड़ा सोल्ड पे जोर लगा के बोले, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, क्या ये गलत होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स? गलत होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स गलत है? या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सही है क्या? आर यू श्योर? पक्का? कंसाइनर ने यूनिट भेजी कितनी थी, लेकिन कंसाइनी ने यूनिट बेची कितनी है? इधर तो है इनकम्स, इधर क्या है? पर दिमाग लगाओ ना, इधर इनकम कितनी यूनिट की है, इधर एक्सपेंस कितने यूनिट का है। मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? या तो मैं इधर 7,000 यूनिट लिख दूं, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने माल भेजा ही कितना था, तो मुझे कॉस्ट में कंसाइनमेंट को डेबिट कितने से ही करना था।
लेकिन मैं बेचा कितना यूनिट हूँ, तो इधर की कॉस्ट तो रहे 10,000 यूनिट की, इधर इनकम रहे 7,000 की। क्या ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका है क्या? 7,000 यूनिट की इनकम में से 7,000 यूनिट की कॉस्ट ही मैच होगी कि नहीं होगी? पक्का? अब देखो ध्यान से, ये एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का अमाउंट था, ये अनसोल्ड स्टॉक कितनी यूनिट का अमाउंट था? बात समझ में आई? आपने पहले कंसाइनमेंट को डेबिट कितने से किया, फिर आपने क्रेडिट कितनी यूनिट से किया, अब डेबिट में कितनी बची, फिर आपने कितनी यूनिट से किया, अब डेबिट में कितनी बची? पक्का? अब आपके पास डेबिट में कॉस्ट भी कितनी यूनिट की रह गई, और उस 7,000 की कॉस्ट के डेबिट के अगेंस्ट आपको इनकम भी कितनी यूनिट की ही दिखाई दे रही है। इधर इनकम ऑफ 7,000 यूनिट, इधर एक्सपेंस ऑफ 7,000 यूनिट। इफ इनकम ऑफ 7,000 इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 7,000, देयर वुड बी द प्रॉफिट, अदरवाइज देयर वुड बी द लॉस। मेरे बात समझ में आई? ये बहुत नॉर्मल बात आपको समझ में आ गई क्या? फटाफट बोलिए ना, पक्का? नाउ दूसरा तरीका, एक बेटा आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरे को, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? है ना? यहाँ पे देख, पुरानी बात छोड़ दे, इसको देख। जीपी का फॉर्मूला दोबारा बोलिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो आप कितने अटेंटिव हो ना, ये अभी आप साबित कर दोगे मुझे। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी, आप बोले सेल्स, तो पहले इधर क्या लिख दूं? सेल्स 10,000 यूनिट लिखूं या 7,000 लिखूं? आवाज उसी जोश के साथ आनी चाहिए, ठीक है? सेल्स कितना यूनिट है, एक यूनिट कितने में बेची, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितने की आ गई? आई बेटे बात समझ? आपने मुझे बोला इसमें से क्या लेस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोज, यही होता है ना। बट मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेस करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट ही कौन सी ली है, तो मैं 7,000 की ही तो कॉस्ट निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? पक्का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले तो 7,000 यूनिट की प्राइस 100 रुपये थी क्या बेटा? ये तो हो गई उसकी परचेज कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कंसाइनर ने एक जगह से कंसाइनी को माल उठाकर भेजने पे कितना खर्चा किया था, कितने पर किया था, लेकिन मुझे तो कितने यूनिट का निकालना है, बताओ कितना आया? आ गया बेटा 35,000। कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए थे, कितनी यूनिट्स पर, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या ये 14,000 आया? अच्छा ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई बेटा। इज इट 7,49,000? प्लीज पिक द फॉर्मूला ऑफ जीपी अगेन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड आई डिड इट टेल यू कि कंसाइनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो आपको पहले क्या दिखाई दे गया? जीपी। अच्छा जीपी कहाँ ट्रांसफर करते हो आप लोग? के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो। फिर डेबिट में क्या लिख देते हैं? अदर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंस जो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आ सके। एम आई क्लियर बेटा? लेस, क्या कंसाइनी के माल को गोडाउन में ले जाने के बाद के जो खर्चे थे, क्या वो 30,000 थे बेटा? और हमने उसे माल बेचने पर क्या कमीशन 1,05,000 का दिया था क्या बेटा? क्या ये 1,35,000 हुआ? जीपी 3,01,000 में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस लेस करके देखो, क्या आपका आंसर वही आया क्या? 1,66,000, जो कि हम लोगों ने कहां पर बनाया था अभी? कंसाइनमेंट अकाउंट में भी आया था कि नहीं आया था? तो वो वाले 166 प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन से डिफरेंट है कि नहीं है? क्या डिफरेंट है सर? यहां पर आप एक अकाउंट बना रहे हो जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड अकाउंट। टेल मी यस और नो। क्योंकि क्या कंसाइनर को यह पता था कि जो वो 10,000 यूनिट सेंड कर रहा है उसमें से वो बेच कितनी पाएगा और कितनी खराब होगी और कितनी अनसोल्ड होगी? नहीं पता था। बेचारे ने एंट्री क्या की होगी जब माल भेजा होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन। बात समझ में आई? अब आप थोड़े और अटेंटिव बन के बात कीजिएगा।
ये 1,07,000 जो अमाउंट आप देख रहे हो, क्या ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई अमाउंट है? पहली 1,00,000 रुपये, 1,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है बेटा। 50,000 का प्रपोर्शनेट वैल्यू 5,000, 20,000 का प्रपोर्शनेट वैल्यू 2,000। एम आई राइट बेटे? क्या ये 2,14,000 भी 3 चीज़ों से मिलकर बनी अमाउंट है? 2,00,000, 10,000 और, एम आई राइट बेटे? पूरा जोश, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है झोंक दो बेटा, ठीक है। 10 लाख का खर्चा कितनी यूनिट का था? उसमें से आपने 1,00,000 रुपए क्रेडिट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अब डेबिट में कॉस्ट 9,000 की रह गई। आपने 10 लाख में से और 2 लाख रुपए क्या कर दिए? हटा दिए। तो 9,000 में से 2,000 हटा दिए तो डेबिट में 60 का रह गया ना। अब चलो 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख आ गया क्या? 7,000 गुना 100 बराबर 7 लाख। एम आई राइट? 50,000 का खर्चा कितनी यूनिट पे था? तो आपने 1,000 का कितना निकाल दिया? 5,000। 50 माइनस 5 बराबर 45,000। उस 45 जो कितनी की कॉस्ट रह गई? 9,000 की, उसमें से और कितना निकाल दिया? 35,000 रह गया क्या? 35,000 रहा कि नहीं रहा? आगे कंसाइनी के जो खर्चे थे डायरेक्ट नेचर के, वो कितने थे? कितनी यूनिट पर थे? उसमें से आपने 2,000 1,000 वाली के निकाल दिए, 18 रह गए क्या बेटा? 9,000 यूनिट का 18 रह गया। उसमें से आपने 4,000 किसके निकाल दिए? अनसोल्ड के। कितना रह गया? 14,000। ये बची हुई 7,000 का ही रहा कि नहीं रहा? वो बार बार दिखाऊंगा, टाइम लगेगा। आपको 14,000 समझ में आ गया था? अब आप नोटिस कीजिए, 1,07,000 प्लस 2,14,000 टोटल 3,21,000। पक्का? पक्का ना? ध्यान रखना आप लोग। कैलकुलेटर हाथ में लो जरा। 10 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, यही वो खर्चे हैं ना जो स्पेसिफिकली 10,000 यूनिट पर किए गए हैं। डिवाइड कर दो इसको 10,000 यूनिट से। क्या 107 रुपये आ गया? एबनॉर्मली लॉस्ट यूनिट कितनी थी? 1,000। 107 गुना 1,000 1,07,000 होगा कि नहीं होगा? 107 मल्टीप्लाई 2,000 2,14,000 होगा कि नहीं होगा? पक्का? अब आप 10,70,000 में से पहले 1,07,000 लेस कर दो, फिर 2,14,000 लेस कर दो। कितना आया? आया क्या? 749। अरे डेबिट में आपके पास पहले कॉस्ट कितने यूनिट की रिकॉर्डेड थी? पहले 10,000 की थी। अब आपने उसमें से 1,000 की और 2,000 की निकाल दी, तो इधर कॉस्ट भी 7,000 यूनिट की रह गई और इनकम भी 7,000 यूनिट की रह गई। अब आप मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बात समझ में आ गई बेटा? दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड कि हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट क्यों करते हैं, ताकि भेजी गई यूनिट में से एबनॉर्मली लॉस्ट यूनिट की अकाउंटिंग को क्या किया जा सके? अलग किया जा सके, ताकि अनसोल्ड यूनिट की कॉस्ट को क्या किया जा सके? अलग किया जा सके। तो डेबिट में कॉस्ट भी 7,000 यूनिट की रह जाएगी और इनकम भी 7। पहले तो क्या आ जाएगा? जीपी, और उस जीपी में से अदर एक्सपेंस लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एनपी। मेरी बात समझ में आई? ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्सप्लेनेशन दे गया। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक क्यों क्रिएट करते हैं, तो आप बता देना कि कंसाइनर को नहीं पता था कितना माल बिकेगा, कितना नहीं बिकेगा। उसने तो जो कंसाइनमेंट को डेबिट किया था वो ओवरऑल भेजी गई गुड्स से डेबिट किया था, इसलिए उन यूनिट में से कुछ खराब हो गया और कुछ अनसोल्ड रह गया। उनको हटाने के लिए, क्योंकि पहले डेबिट किया था, उनको क्या कर दीजिए? क्रेडिट। इसलिए कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया गया बाय द अकाउंट वैल्यू एबनॉर्मल एंड अनसोल्ड। बी ऑनेस्ट विद मी। पक्का समझ में आया क्या? अब जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों हुआ और अनसोल्ड स्टॉक क्रेडिट क्यों हुआ, ये लॉजिक आपके सामने रहेगा बेटा। चलिए कल मिलेंगे। ओके।
आज 40 मिनट का गैप हुआ था।